हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर फर्स्ट पर्यावरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल से घर जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही है। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल, तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमारे लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताया। यहाँ पर सहपाठियों का मतलब अपने दोस्त। यह बात उसने अपने दोस्तों को बताया। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया ना। रवि ने स्कूल जाते ही अपने शिक्षक से क्या पूछा कि सर पर्यावरण क्या है? तो उसके शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो जवाब देते हैं कि जो भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन जरा रुको। कौन कहा? शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ये किसने कहा? ये शिक्षक ने कहा। किसको कहा? रवि को कहा। अब यहाँ पर एक छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है पर्यावरण के बारे में, जो कि हम लोग इसको भी देख लेते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है ना। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तित करता है? जैसे हमारे पेड़ पौधे, फूल, ये सब लगे रहेंगे, हवा चलेंगे, तो हमारा पर्यावरण क्या होगा? सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ते जा रही है। अब जिसको भी देखो बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, तो उसका जो धुआं निकलता है, यानी कार का धुआं वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब इसमें देखिए, आप लोग इसमें देख सकते हैं पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के 3 घटक है। कौन कौन है? पर्यावरण के 3 घटक है। कौन कौन है? तो पहला जो है वो प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव। ये 3 जो है हमारे पर्यावरण के मुख्य घटक है। प्राकृतिक में क्या क्या आ जाएंगे? तो वायु मंडल, जल यानी जल मंडल, फिर स्थल मंडल। ठीक है। अब उसी तरह मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, मतलब मानव निर्मित कहने का मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मानव में कौन कौन आ जाएंगे? मानव में आ जाएंगे व्यक्ति, है ना, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सब क्या चीज में आ जाएंगे? तो मानव में आ जाएंगे। तो हमारे प्राकृतिक के कितने घटक हैं? तो हमारे प्राकृतिक के 3 घटक है। कितने घटक हैं? 3 घटक हैं।
अब हम लोग इसमें जानेंगे। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की चलिए देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर। हमको लगा कि एक पेज आगे चला गया है, इसलिए थोड़ा सा देखने लगे थे। चलिए देखिए, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परंपराएं, क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है ना। यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब जो कि मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, प्राकृतिक है मतलब पहले से है, एक तरह से बोल सकते हैं भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, है ना। जैसे देखिए, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। तो जहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग चलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग स्थल मंडल बोलेंगे, है ना। तो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऊपरी परत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। चट्टानों एवं खनिज से बना, चट्टानों एवं खनिज से बना होता है। ऊपरी परत जो होता है, स्थल मंडल जो होता है, वो चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टियों की पतली परत से क्या होता है? ढका रहता है ना। यह पहाड़, पठार, मैदान आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। क्या होता है? विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं चराने के लिए घास स्थान प्रदान करती है ना। मानव बस्तियों के लिए क्या? भूमि, और पशुओं को चराने के लिए क्या? घास स्थान प्रदान करती है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल जो है क्या है? एक खनिज संपदा का भी क्या है? स्रोत है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये हम जो ऊपर वाला दिख रहा है ये वायुमंडल, ये पूरा देखिए सब क्या है? जल मंडल, ये पहाड़, ये सब देखिए, ये सब हो जाए मंडल, स्थल मंडल, है ना। अब यहाँ पर दो छोटे छोटे पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग उसको भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, है ना। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो फ्रेंच शब्द इन्वायरनेर या इन्वायरनेर से हुई है। देखिए यहाँ पर साथ दिया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पड़ोस। जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो आओ कुछ करके सीखें। यहाँ पर हम लोगों को ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है? कई प्रकार की घास, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। सही बात है, वायुमंडल में अगर परिवर्तन होगा तो जलवायु में भी परिवर्तन होगा, मौसम में भी परिवर्तन होगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल, सजीव संसार का निर्माण करते हैं, है ना। पादप, देखिए यहाँ पे, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जीवन को क्या करते हैं? संभव बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे परितंत्र क्या है। क्या जानेंगे? परितंत्र। तो यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है परितंत्र के बारे में डिफिनेशन, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं।
ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा संबंध है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परितंत्र। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे कहानी के रूप में कि परितंत्र क्या होता है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आचार्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियलों के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आचार्य से कहा, है ना, कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीचड़ एवं रेत की नज़र आती है, रेत ही नज़र आती है, मतलब बालू ये सब, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। फिर क्या बोलता है, फिर जस्ट रवि बोल देता है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, है ना। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरात में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों? ये किसके दिमाग में आ रहा है? रवि के दिमाग में आ रहा है। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। कौन बोला? शिक्षक बोला। रवि ये क्वेश्चन कर रहा था कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या वो सभी एक दूसरे से संबंध हैं, एक दूसरे के साथ संबंधित हैं? तो शिक्षक बोलते हैं, हाँ बिल्कुल संबंधित हैं। तो कैसे? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है? परितंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? परितंत्र का निर्माण करता है। अब अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थान, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र बनाता था? अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले ये भी जान लेंगे यहाँ पर कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय पद्धति या वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। पहले ज़माने में यही होता था कि लोग क्या करते थे, अगर किसी को कोई वस्तु चाहिए तो उसके बदले में वो उसे धान या गेहूँ दे देता था और वस्तु ले लेता था। तो वस्तु का अदला बदली ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है। अब मानवीय पर्यावरण, ठीक है, मानवीय पर्यावरण को भी हम लोग देख लेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन करना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने का उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खानी क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, है ना। उसका उपयोग क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी।
वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वो जिन स्थान पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे, है ना। चलिए, तो आज का क्लास फ़िलहाल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी का इसका बचा हुआ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।